कल हम इलाज बिल दवा पढ़ रहे थे कल। यानी कि दवा से इलाज करने के कैसे कैसे दवा दवा से कैसे कैसे इलाज करते हैं, और दवा इंसान के जिस्म पे कैसे कैसे काम करती है। दवा का टाइम क्या होता है, और दवा जो है बी, बीमारी जो है वो बीमारी की कितनी पावर, कितना जोर होता है इंसान के जिस्म पे, और उसके लिए किस तरह जो है कोई नुस्खा तजवीज़ करते हैं, किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। कल हमने ये पढ़ा था इलाज बिल अदविया या इलाज बिल दवा। इलाज बिल यद जो है सर्जरी, सर्जरी जो है वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसको यहाँ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इलाज बिल तदबीर व बिल तगजिया यानी कि रेजिमेंटल थेरेपी एंड न्यूट्रिशन, वो हम आज पढ़ेंगे। इलाज बिल तदबीर व बिल तगजिया यानी कि रेजिमेंटल थेरेपी एंड न्यूट्रिशन थेरेपी। रेजिमेंटल थेरेपी क्या होता है? ठीक है। इलाज भी तदबीर का उसूल, इलाज रेजिमेंटल थेरेपी को आप थोड़ा सा इस तरीके से समझ लीजिए कि कुछ तरीके हैं, कुछ तिब्बी तरीके हैं जिन पे अमल करके इंसान की सेहत को अच्छा किया जाता है। और इंसान अगर सेहतमंद नहीं है तो उसको सेहतमंद बनाया जाता है। कुछ तिब्बी तरीके हैं, तो उनको पढ़ते हैं। इलाज बित तदबीर का अमल, उसूल इलाज यानी कि इलाज का तरीका, इलाज भी जिद जिद के तरीके पर होती है। ठीक है, यानी जिस तरह हवाओं से इलाज किया जाता है, दवाओं से इलाज किया जाता है, सर्द बीमारी का इलाज गर्म दवा से करते हैं, ठीक उसी तरह से गर्म बीमारी का इलाज सर्द दवा से करते हैं। ये कल हमने पढ़ा था कि अगर जो बीमारी है वो ठंड सर्द मिजाज है बीमारी का, तो दवा जो देंगे वो गर्म देंगे। ठीक है, और बीमारी अगर बीमारी का मिजाज गर्म है तो जो दवा देंगे वो सर्द मिजाज की दवाई देंगे। इसको इलाज बिस जिद भी कहते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। इसी तरीके से रेजिमेंटल थेरेपी में भी इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हैं कि अगर बीमारी का मिजाज जो है वो सर्द है तो फिर हम गर्म तरीके तरीके इख्तियार करते हैं, और अगर बीमारी का मिजाज जो है गर्म है तो हम सर्द तरीके यानी कि ठंडे तरीके इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से असबाब सित्ता ज़रूरिया, असबाब सित्ता ज़रूरिया सित्ता छः को कहते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जो लोग असबाब सित्ता ज़रूरिया की क्लास में मौजूद नहीं थे वो घबराए नहीं, क्योंकि असबाब सित्ता ज़रूरिया जैसे कि हमारी रिवीजन की क्लास चल रही है, असबाब सित्ता ज़रूरिया उसमें आ जाएगा। और असबाब सित्ता ज़रूरिया को आप एक ही लेक्चर में बेहतरीन याद कर लोगे। बस इतना ये है कि ये जो असबाब सित्ता ज़रूरिया है जिसमें हवा नंबर, असबाब सित्ता छः को कहते हैं। थोड़ा सा बता दूं इनके बारे में। सित्ता कहते हैं छः को, असबाब कहते हैं कारणों को, वजहों को, और जरूरिया यानी कि वो छह कारण जो इंसान की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि अगर वो इंसान के जिस्म से इंसान को वो मैसर ना हो, ना मिले, तो इंसान का जिस्म फना हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे हवा, अगर हवा नहीं मिलेगी तो इंसान जो है 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा। माकूल और मशरूब, खाना पीना, हरकत व सकून, हरकत व सकून बदनी यानी कि अगर आदमी काम ना करे, ठीक है, या आदमी आराम ना करे फिजिकली यानी कि अपने जिस्म से। इसी तरीके से हरकत व सकून नफसानी यानी कि आदमी जो है दिमाग का इस्तेमाल ना करे या फिर दिमाग को सकून ना दे। ठीक है। नोम व यकजा, आदमी अगर सोए, नोम नोम कहते हैं सोने को, और यकजा कहते हैं जागने को। आदमी अगर सोने और जागने का जो अमल है इसमें से किसी एक चीज को भी गड़बड़ा दे, ठीक है। एहतबास व इस्तफराग, एहतबास कहते हैं जो जरूरत की चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें इंसान के जिस्म में हैं वो इंसान के जिस्म में बनी रहें ताकि इंसान अपनी जरूरत उनसे पूरी करता रहे। और इस्तफराग उन चीजों को कहते हैं जो चीजें फुजलात हैं, जो चीजें फुजला हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो चीजें इंसान के जिस्म में रखने लायक नहीं है, ठीक है, किसी भी अमल के बाद जो चीजें इंसान के जिस्म से खारिज हो जानी चाहिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो बॉडी से निकल करके फेफड़ों में आ गई है गैसेस एक्सचेंज में, तो फेफड़ों से वो सांस के जरिए से बाहर निकलनी है, तो वो भी एक वेस्ट है। इसी तरीके से बराज, बराज कहते हैं स्टूल को, पोटी को, टट्टी को, तो वो भी जो है एक तरीके का वेस्ट है, फुजला है, इंसान के जिस्म से बाहर हो जाना चाहिए। इसी तरीके से पेशाब, पेशाब जो है वो भी एक तरह का फुजला है, यानी कि एक इस तरह की चीज है कि जो कि जिस्म में रखने लायक नहीं है। और पेशाब का अगर हम बारीकी से और माइक्रोस्कोपिकली जो है मुआयना करें तो पेशाब के अंदर होता है क्रिएटिनिन, यूरिक
यूरिया, यूरिक एसिड, ये चीजें जो है निहायत खतरनाक होती हैं इंसान के जिस्म के लिए। और ये चीजें जो फॉर्मेशन होता है इनकी जो बनती है वो इंसान के जिस्म में ही बनती है। दरअसल ये क्या है, ये एक फुजला है, एक बेकार चीज है जो कि कुदरत ने एक ऐसा नियम बनाया है, जो बेकार चीजें हैं वो इंसान के जिस्म से कैसे निकले। दरअसल जो हम पानी पीते हैं वो पानी हमारे खून में मिल जाता है, वो हमारी आंतों में जाता है, आंतों से जाके एब्जॉर्ब हो जाता है कोलन में। मैंने पढ़ाया था कि जो पानी एब्जॉर्ब होता है वो कोलन में होता है, बड़ी आंत में होता है। अब बड़ी आंत में जो है वो पानी एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होके कहाँ पहुंच गया, खून में। अब वो जो खून है जो गुर्दे में जा रहा है, जब वो खून गुर्दे में जाता है जिसमें के जा रहा है जिसमें के पानी भी है, तो गुर्दे क्या करते हैं, उसके अंदर से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खून को आगे चलता कर देते हैं। तो वो जो पानी है उसमें पानी के साथ साथ जिस्म के अंदर जो जो वेस्ट है, जो फुजला है, उसको भी उस पानी में ही निकाल देते हैं गुर्दे। गुर्दे, वो जो पानी है उस पानी में फुजला, फुजला यानी कि जो जिस्म के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा हुआ है, खून में आया है, उसको भी खून से पानी के साथ जो है पेशाब में ही जारी कर देते हैं। क्योंकि जो इंसान के अंदर फुजला बना है, जो इंसान के अंदर फुजला बना है, कबाड़ खराब चीज बनी है, जाहिर सी बात है वो जो है इंसान के जिस्म से बाहर तो निकलना जरूरी है, नहीं तो बॉडी को खराब कर देगा। ऐसे समझ लीजिए, जितने भी घर हैं, जितने भी घर हैं, मकान हैं, उनके अंदर जो है एक डस्टबिन रखा होता है, एक कबाड़ का बर्तन रखा होता है। और वो किस लिए होता है कि कोई पन्नी, किसी चीज का टुकड़ा, किसी ब्रेड का टुकड़ा, ठीक है, कुछ भी, मतलब जो भी घर में इस्तेमाल करने लायक नहीं है, जो भी घर में इस्तेमाल करने के लायक नहीं है चीजें, वो क्या करते हैं, हम डस्टबिन में डाल देते हैं। अब वो जो डस्टबिन में हमने डाला है, जाहिर सी बात है वो शुरू में बेकार नहीं था। अगर मान लीजिए एक ब्रेड की थैली है और हमने ब्रेड निकाल लिए, और ब्रेड निकालने के बाद हमने क्या किया, वो जो थैली है उस थैली को हमने डस्टबिन में डाल दी, तो वो कहीं ना कहीं शुरू में तो हमारे इस्तेमाल की ही थी, बाद में फिर इस्तेमाल की नहीं रही, तो वो कबाड़ हो गया, कबाड़ हो गया तो हमने डस्टबिन में डाल दिया, वेस्ट हो गया। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी एक तरह का मकान है, ठीक है। ये जो शुरू में चीजें होती हैं सारी जरूरत की होती हैं, जैसे कि हमने ऑक्सीजन खींची, जरूरत की चीज है। बॉडी ने कार्बन डाइऑक्साइड तैयार की, कार्बन डाइऑक्साइड खून में मिलकर के फेफड़ों में जाकर के सांस के जरिए से बाहर हो गई। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमें हमारी बॉडी में तैयार हुई है हमारी बॉडी की कुछ जो है क्रियाओं के, कुछ एक्शन के बदले में, तो जाहिर सी बात है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इससे पहले जो है ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन के बाद जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो गई, गैसेज एक्सचेंज का पूरा मैकेनिज्म जो फिजियोलॉजी है वो, ठीक है, ऑक्सीजन ली। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनने से पहले जो जो बॉडी में ऑक्सीजन गई थी वो तो हमारे काम की थी। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो फुजला इंसान के जिस्म में तैयार होता है या इंसान के घर में तैयार होता है, बात एक ही है। ये फुजला शुरू से फुजला नहीं होता, शुरू में ये अच्छी चीजें होती हैं, इस्तेमाल करने के बाद जो है वो खराब हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। जब वो यूजलेस हो जाता है, काम के लायक नहीं रहता, तो फिर वो वेस्ट हो जाता है, फिर उसको जिस्म से निकालना जरूरी हो जाता है। तो इसी तरीके से क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड और यूरिया जो है वो पेशाब में गुर्दों के जरिए छान करके पानी में निकाल देते हैं, उसी को हम पेशाब बोल देते हैं। दरअसल पेशाब क्या, पेशाब पानी तो है, पेशाब पानी ही तो है, लेकिन उस पानी में चूंकि कुछ गंदगियां, आलूदगियां, वेस्ट चीजें बॉडी की हैं, तो इसलिए हम उसको नापाक समझते हैं, गंदा समझते हैं, इसलिए हम उसको वेस्ट बोलते हैं। नहीं तो जो पानी हमने पिया था वो तो बहुत बेहतर चीज थी, ठीक है, उसी का तो बना है, लेकिन चूंकि उसके अंदर जो है बॉडी की कुछ आलूदगियां, गंदगियां, वेस्ट मिल गए हैं, अब वो पीने लायक नहीं रहा, इस्तेमाल के लायक लायक नहीं रहा, वो वेस्ट बन चुका है, ठीक है। अब वो जब वेस्ट बन चुका है तो वो इंसान के जिस्म से निकलेगा, ठीक है। इसी तरीके से पसीना, पसीना, ठीक है। अब कुछ वेस्ट जो होते हैं अच्छे, कुछ वेस्ट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, कुछ फुजला ऐसे होते हैं जो खराब होते हैं, जैसे कि पेशाब, जैसे कि पाखाना, जैसे कि पसीना, ठीक है। कुछ जो फुजलात होते हैं वो फुजलात तो होते हैं, ये तो मतलब वो यूजलेस चीज तो है, लेकिन यूजलेस चीज होने के बावजूद वो हमारे लिए यूजलेस हैं, वो हमारे लिए यूजलेस है, किसी दूसरे के लिए यूजलेस नहीं है। कुछ वेस्ट जो होते हैं खराब होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दे, जैसे टॉयलेट, टॉयलेट का क्या करें, खराब है, ठीक है, लेटरिन में आदमी, टॉयलेट में आदमी गया, उसको पास करके अपना आ गया बाहर, छुट्टी खत्म, ठीक है। लेकिन
कुछ जो वेस्ट होते हैं वो ऐसे वेस्ट होते हैं, वो काम के होते हैं, मतलब वो हमारे काम के नहीं है, लेकिन वो किसी दूसरे जीव के काम के हैं। जैसे कि माँ का दूध, माँ का दूध जो है वो भी एक वेस्ट है। एक माँ के लिए तो वेस्ट ही है, माँ को तो उससे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है ना, लेकिन बच्चे के लिए वो क्या है, न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है, उसकी गिजा है, उसके पेट बढ़ने का, उसका बढ़ने का, पलने फूलने का जो है जरिया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक अच्छा वेस्ट हुआ। ठीक है, एक अच्छा वेस्ट हुआ है। इसी तरीके से मर्द की मनी, मर्द की मनी क्या हुआ, वो एक वेस्ट है, मर्द के तो किसी का माना नहीं है उसको, लेकिन उससे इंसान की नस्ल आगे बढ़ती है। तो इंसान की नस्ल आगे उससे बढ़ती है, इसलिए ये भी एक इस तरह का फुजला है जो कि अच्छा फुजला है। ठीक है, और एक छोटा सा मैं फुजला के ऊपर बता दूं, इंसान के जिस्म में निकलने वाला सबसे बड़ा फुजला क्या होता है, सबसे बड़ा फुजला होता है बराज, स्टूल, पाखाना। ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में। अब असबाब सित्ता जरूरिया को हम पढ़ रहे थे। असबाब सित्ता जरूरिया वो छह असबाब, वो छह वजहें जिनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अगर हवा बंद कर दिया जाए तो इंसान जिंदा ना रहे, पानी बंद कर दिया जाए, खाना बंद कर दिया जाए यानी कि माकूल व मशरूब, तो इंसान जिंदा ना रहे। हरकत सकून बदनी यानी कि इंसान को अगर बिल्कुल काम ना कर दे, एक तरफ बिठा दिया जाए तो वो बीमार हो जाएगा। ठीक है, और अगर रात दिन काम काम कराया जाए तो वो बीमार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर दिमाग से बिल्कुल काम न लें, हरकतें सुकून नफसानी, तो इंसान जो है बेकार हो जाएगा, और अगर रात दिन जहन से काम लेते रहें तो इंसान बेकार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नौम व यकजा यानी कि सोने और जागने की कोई भी एक वजह छीन ली जाए, किसी को रात दिन सोने ना दिया जाए तो पागल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, और अगर किसी को रात दिन जगाया जगाया जाए तो इंसान परेशान हो जाएगा। इसी तरीके से एहतबास व इस्तफराग यानी कि जो चीजें इंसान के जिस्म से निकल जानी चाहिए, यानी कि इस्तफराग यानी कि टॉयलेट यानी कि स्टूल, बराज यानी कि पसीना यानी कि जो है पेशाब, और दूध, और जो है मनी, अगर ये चीजें इंसान के जिस्म से ना निकलें तो भी इंसान जो है वो परेशान हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, हलाकत की तरफ चला जाएगा। इसी तरीके इसी तरीके से सोना और जागना। तो असबाब सित्ता जरूरिया यानी कि वो छह चीजें, सित्ता के माने छह होती है, जो कि इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर ये खत्म हो जाए तो इंसान भी यकीनन खत्म हो जाए। तो क्या होता है, मैं तब्दीली पैदा करके इलाज भी तदबीर से इलाज किया जाता है। जो इलाज भी तदबीर है, जो रेजिमेंटल थेरेपी है, वो इन ये जो असबाब सित्ता जरूरिया है, इनके अंदर चेंजिंग करके जो क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। ये सवाल बनता है कि ये सवाल इस तरीके से बनता है कि रेजिमेंटल थेरेपी जो है वो किसके ऊपर काम करती है। रेजिमेंटल थेरेपी असबाब सित्ता जरूरिया के ऊपर काम करती है। वहां वो एग्जाम में जो है तीन ऑप्शन और डालेंगे, कुछ भी डाल देंगे, फसद डाल देंगे, ठीक है, कुछ भी डाल देंगे एक तरीके से, जो भी उन्हें डालना है इनसे मिलता जुलता, लेकिन आपको जवाब देना है कि इलाज भी तदबीर जो है वो किसके ऊपर काम करता है, असबाब सित्ता जरूरिया के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग, तब्दीली, परिवर्तन करने के बाद उससे इंसानी जिस्म की जो बीमारी है उसको सही करने का काम, यानी कि इंसानी जिस्म के जो है वो तंदुरुस्ती हासिल करने का काम करता है। ठीक है, जैसे अगर जैसे अगर बीमारी सर्द हो तो गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक ऐसा ही गर्म मर्ज में ताज़ा यानी नॉर्मल पानी दिया जाता है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कहते हैं तगजिया को, पोषण को, यानी कि खाने पीने को। ठीक है, इंसान की इंसान की दोस्त भी होती है, जो खाना पीना है ये इंसान का दोस्त भी है और दुश्मन भी है। कैसे? ठीक है, दोस्त ऐसे कि बगैर गिजा खाए इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अगर इंसान का खाना जो है हफ्ता 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, और दुश्मन ऐसे कि जहां इंसान को ताकत देती है वहीं वहीं मादा यानी मर्ज को भी ताकत देती है। दुश्मन कैसे माना है, इन्होंने एक थ्योरी दी है, एक परिभाषा दी है, इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट दिया है कि जब इंसान जो है कोई गिजा खाता है, कोई खाना खाता है, तो वह इंसान को तो ताकत देता है, इंसान के अंदर जो बीमारी वाला मादा पड़ा हुआ है, जो बीमारी पैदा करने वाला मादा पड़ा हुआ है, ये कह रहे हैं कि ये जो खाना है ये इसको भी ताकतवर करता है। ठीक है, तो ऐसे दुश्मन हो गया। ठीक है, कई बार गिजा इंसान के मिजाज के मुताबिक तालमेल बिठाने वाली नहीं होती। ये क्या कह रहे हैं, कई बार जो इंसान खाना खाता है, वो जो गिजा होती है वो इंसान के जिस्म के साथ तालमेल नहीं बिठाती। ये कह रहे हैं कि इसलिए भी दुश्मन हो सकती है, और इसलिए भी दुश्मन हो सकती है कि जो गिजा खाई जा रही है किसी भी इंसान के जरिए से, वो इस उस इंसान को तो ताकत देगी ही, लेकिन उसके अंदर जो बीमारी का मादा है, जो बीमारी का असर है, उसको भी ताकत पहुंचाएगी वो गिजा। इसलिए इन्होंने कहा है
कि जो न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व हैं, जो पोषण है, वो जो है इंसान का दोस्त भी है क्योंकि इंसान उससे जिंदा रहता है, और दुश्मन भी है क्योंकि वो इंसान के साथ साथ उस मादे को भी ताकत देता है जो कि इंसान को बीमार करता है। ठीक है। इलाज के अनुसार गिजा खाने के नियम दो हैं। यानी कि जब किसी इंसान का इलाज चल रहा हो, जब किसी इंसान का इलाज चल रहा हो, तो वो जो है वो गिजा खाता है, तो उसके दो नियम है। यानी कि बीमारी की हालत में गिजा यानी कि खाना खाने के दो नियम है। ठीक है। नंबर एक, तर्क गिजा। तर्क गिजा यानी कि खाना बिल्कुल या तो मरीज का खाना बिल्कुल छुड़वा दो। क्यों छिड़वा दो, इसको आगे हम क्लियरफाई करेंगे। एक कहते हैं तकलील गिजा, यानी कि खाना कम करवा दो। तर्क गिजा कहते हैं खाना बिल्कुल बंद कर देना, बीमारी के दौरान खाना बिल्कुल कम कर देना। एक होता है तकलील गिजा, यानी कि खाना कम कर देना। मान लीजिए अगर दो रोटी खाता है तो एक रोटी खाए, और अगर भारी खाना खाता है तो हल्का खाना खाए। मान लीजिए कुछ हैवी खाना खाता है, पनीर वगैरह इस तरह की सब्जियां वगैरह इस तरह का हैवी खाना खाता है, तो मूंग की दाल खाए, मूंग की दाल में रोटी वगैरह भिगो करके खाए। ठीक है, खिचड़ी वगैरह खाए। तो इसको कहते हैं तकलील गिजा, यानी कि गिजा की मिकदार कम कर देना। ठीक है, क्वांटिटी कम कर देना और क्वालिटी भी कम कर देना। क्वालिटी कम कर देना मतलब जैसे पहले जो है पनीर वगैरह हैवी डाइट ले रहे थे, उसकी बजाय जो मूंग की दाल की भेदड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी, ये सब चीजें लेना शुरू कर दे। अब तर्क गिजा यानी कि खाना बिल्कुल बंद कर देना का क्या उसूल है बीमारी के दौरान, उसको समझिए। ये उस हालत में होता है जबकि मरीज ताकतवर हो। अगर मरीज ताकतवर है, कमजोर नहीं है, इसका मकसद आशय यह होता है कि इंसान की इम्यूनिटी पावर यानी कि जो इंटरनल पावर है, सारे काम छोड़कर खाना हजम करना वगैरह सिर्फ बीमारी को खत्म करे। इसका मतलब क्या है कि जैसे इंसान खाना खाता है, तो जो इंसान की इंटरनल पावर है, जो अंदरूनी ताकत है, वो क्या काम करती है, वो उस खाने को हजम भी तो करेगी, और वहां उसका इस्तेमाल भी होगा जो अंदरूनी पावर है। ठीक है। इंसान की जो अंदरूनी पावर होती है, वो भी खर्च होती है खाने को हजम करने में। तो अगर खाना खाया जाएगा तो जो अंदरूनी ताकत है वो खाने को हजम करने में भी हजम होगी, खर्च होगी। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर खाना बंद ही कर दिया जाए तो कितना अच्छा है, वो पूरी की पूरी जो इंटरनल पावर है वो मर्ज को ठीक करने में लग जाएगी। समझ रहे हैं? वो जो पूरी की पूरी जो ताकत है वो इंसान के, पूरी की पूरी जो इंसान की बीमारी है उसको ठीक करने में लग जाएगी। तो इस तरीके से फायदा है। दूसरी बात, तकलील गिजा यानी कि खाने की मात्रा कम कर देना। इसका आशय, इसका मकसद ये होता है कि मरीज बिल्कुल निढाल भी ना हो। यानी कि अगर मरीज ज्यादा ताकतवर मजबूत नहीं है, तो फिर अगर उसकी गिजा बंद कर देंगे तो मरीज वैसे गिर जाएगा, वैसे खराब हो जाएगी उसकी बॉडी। तो क्या है, मरीज बिल्कुल निढाल भी ना हो, और इम्यूनिटी पावर यानी कि इंटरनल पावर, तबीयत बीमारी का अजाला भी करे, यानी कि मरीज ठीक भी हो जाए, और वो जो है खतरे में भी अपने आप को ना डाल ले, खतरे में भी ना पड़ जाए। इसलिए अगर मरीज इतना ताकतवर नहीं है कि वो जो है तर्क गिजा कर सके, यानी कि खाने को छोड़ सके, तो तकलील गिजा से काम चलाएं। ठीक है। रेजिमेंटल थेरेपी, इलाज भी तदबीर कैसे होता है, क्या होता है? इलाज भी तदबीर में, तदबीर यानी कि कुछ तरीके हैं इलाज करने के। जैसे कि एक तो इलाज भी दवा है, दवा दिया और इलाज कर दिया। ये जो इलाज भी तदबीर है, इसमें भी थोड़ी बहुत दवाई देनी होती है, कई बार नहीं भी होती, लेकिन इसमें दवाई देने का जो मामला है वो बहुत कम है। ठीक है। इसमें ज्यादातर कुछ तदबीरें होती हैं, कुछ अलग अलग तरीके के, अलग अलग किस्म के, कुछ नए नए तरीके इख्तियार किए जाते हैं, इस्तेमाल में लाए जाते हैं इंसान की तंदुरुस्ती को बनाने के लिए, सेहत को बनाने के लिए, बीमारी को दूर भगाने के लिए। अब इस हाल किसे कहते हैं? इस हाल कहते हैं, इस हाल बना है सहल से। इस हाल बना है सहल से। सहल के माने होते हैं आसान। जैसे कह देते हैं, भाई तुम वहां पढ़ रहे हो, सहल है या मुश्किल है? तो सहल कहते हैं आसान को। सहल से बना आसान, सहल के माने आसान, सहल से बना है इसहाल। इसहाल कहते हैं दस्तों को। दस्तों को इसहाल क्यों कहते हैं? दस्तों को इसहाल इसलिए कहते हैं क्योंकि लेटरिन में बैठ करके कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, बड़ी आसानी से हो जाता है काम। ठीक है। लेटरिन में बैठ टॉयलेट में बैठ के जो है कुछ करना नहीं होता, एकदम अपने आप ही हो जाता है बड़ी आसानी के साथ।
चूंकि ये बहुत आसानी के साथ हो जाता है इसलिए इसको इसहाल कह देते हैं। सहल, सहल के माने होते हैं आसानी, और सहल से आसानी से बना है इसहाल, यानी कि लेटरिन में बैठ के जोरदार लगाने की कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा होता है जब टंकी खोल दियो और बस मामला क्लियर। ठीक है, तो इसहाल इसीलिए इसका नाम इसहाल बना, यानी कि बहुत आसानी से होने वाला काम है। इसको दस्त बोलते हैं। ठीक है, आंतों से मादे को ज्यादा मात्रा में निकालने को कहते हैं। यानी कि जो मादा यानी कि मादे से मुराद गैर तबाई मादा, यानी कि एबनॉर्मल एबनॉर्मल मादा है। यानी कि जो ऐसा मादा जो इंसान के जिस्म के लिए नफा पहुंचाने वाला नहीं है, बल्कि उसके निकल जाने में नफा, उसके निकल जाने में फायदा है। ठीक है, तो आंतों से मादे को ज्यादा मात्रा में निकालने को कहते हैं क्या, इसहाल। अब इसहाल में क्या होता है कि होती है इस्तफराग। इस्तफराग कहते हैं, मैं पहले भी आपको बताया था, एहतबास व इस्तफराग। एहतबास उस अमल को कहते हैं जिसमें कि जो चीजें इंसान के अंदर जमा रहनी चाहिए, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, भाई ये तो इंसान के जिस्म के अंदर रहनी चाहिए। अगर यही निकलने लग जाए तो जाहिर सी बात है नुकसान हो रहा है। तो एहतबास वो चीजें जो इंसान के जिस्म में ठहरनी चाहिए, जिसमें इंसानी को उनकी जरूरत है, और वो चीजें निकलनी शुरू हो जाएं, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, वो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। इसी तरीके से जो चीजें इंसान के अंदर रुकनी, जो निकल जानी चाहिए, ठीक है, उसको इस्तफराग कहते हैं। जो चीजें निकल जानी चाहिए, जैसे कि यूरिक यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, ठीक है, या फिर स्टूल, ठीक है, या पसीना, या जितनी भी इस तरह की चीजें हैं, अगर वो इंसान के जिस्म में रुक जाए तो गलत हो जाएगा, उनका निकल जाना बेहतर है। ठीक है, इसे बोलते हैं इस्तफराग। जो चीजें इंसान के जिस्म से खारिज हो जानी चाहिए वो हो जाएं, इसको इस्तफराग बोलते हैं। जो चीजें इंसान के जिस्म में रुकनी चाहिए वो रुक जाएं, इसको एहतबास बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, विटामिन हुआ, ये रुकने वाली चीजें हैं, इंसान के जिस्म को इनकी जरूरत है, तो इसको एहतबास बोल देते हैं। और जो निकल जानी चाहिए, यानी कि जो वेस्ट चीजें हैं, उसको इस्तफराग कहते हैं। ठीक है, वो मादे जो जिस्म से निकल जाने चाहिए उनका निकलना इस्तफराग कहलाता है। एहतबास वो मादे जिनकी जरूरत इंसान के बदन को होती है और उनका रुकना इंसान के जिस्म के लिए फायदेमंद होता है, उनका जिस्म में रुकना एहतबास कहलाता है। ठीक है, इसहाल किसे कहते हैं? इसहाल गैर तबाई यानी कि एबनॉर्मल मादों का जिस्म से आंतों यानी कि इंटेस्टाइन, मिकाद यानी कि एनस के रास्ते निकल जाना। इससे जिगर, आंतों, मैदा यानी कि स्टमक यानी कि पेट के मर्जों में फायदा पहुंचता है। साथ साथ जोड़ों की बीमारियों में भी फायदा पहुंचता है। ठीक है, पेट, स्टमक से, आंतों के जरिए, मिकाद के जरिए, एनस के जरिए से मादा खारिज हो रहा है जो कि इंसान को जिसम उसकी जरूरत नहीं है, मुजिर मादा है, नुकसानदेह मादा है, गैर तबीयी एबनॉर्मल मादा है। वो निकल जाना चाहिए इंसान के जिस्म से। उसको फायदा किस किस को होता है? जिगर को होता है। जिगर को क्यों होता है? क्योंकि जिगर भी जो है वो हाजमे का एक तरीके से सेंटर है। ठीक है, तो जिगर को होता है। नंबर दो, आंतों को होता है, क्योंकि कुछ फुजले, कुछ मादे, गलत मादे, एबनॉर्मल मादे ऐसे होते हैं, वो आंतों पे अंदर की तरफ चिपक जाते हैं। जब वो आंतों के अंदर चिपक जाते हैं तो जो नए मादे पीछे से सही आ रहे हैं वो उनको जो है आंत से नहीं चिपकने देते, और वो हजम भी नहीं होते, और वो ल्यूमेन यानी कि जो आंत के बीच का हिस्सा उसमें को निकल करके वो स्टूल में निकल जाते हैं, हालांकि उनको जो है एब्जॉर्ब होना चाहिए, लेकिन एब्जॉर्ब क्यों नहीं होते? क्योंकि आंतों में पहले ही खराब यानी कि फुजला यानी कि गलत मादा जो है वो चिपका हुआ है। तो खराब मादा, फुजला जो कि आंतों में चिपका हुआ है, उसका बाहर निकलना ना आंतों के जरिए से, आंतों के जरिए से, ठीक है, मिकाद के रास्ते निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इससे किस किस को फायदा पहुंचता है? आंतों को पहुंचता है क्योंकि आंतें साफ हो जाती है। मैदे को पहुंचता है क्योंकि मैदा एक बार को अच्छे से खाली हो जाता है। ठीक है, साथ साथ जोड़ों की बीमारी यानी कि जो जोड़ों के दर्द वगैरह होते हैं उनको भी फायदा पहुंचता है। ठीक, अब नंबर दो रेजिमेंटल थेरेपी अहम में है कै। कै एक यूनानी लफ्ज है जिसके माने होते हैं उल्टी। ठीक है, देखिए यूनानी लफ्ज का मतलब ग्रीक नहीं है। ग्रीक जो है एक एक मुल्क है जहां से यूनानी की शुरू हुई थी, जिसको यूनान बोलते हैं, ग्रीक है उसका नाम। ठीक है, और उनकी अपनी लैंग्वेज है। यूनानी का मकसद, ये लफ्ज तो उर्दू का है, लेकिन हम यूनानी का इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। नहीं तो ये ग्रीक ग्रीक जो भाषा है उसका लफ्ज नहीं है। लफ्ज ये उर्दू का है, लेकिन हम यूनानी का क्यों कहते हैं? ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये हिंदी का नहीं है।
और कोई कंफ्यूजन अगर जिस्म में हो तो वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो कै के माने होते हैं उल्टी के। उल्टी करने को कै बोलते हैं। किसी का अनम्यूट है भाई, वो म्यूट कर लीजिए। मुंह यानी कि ओरल, यानी कि ओरल यानी कि माउथ, ठीक है, के रास्ते गैर तबाई मादे का इखराज कै कहलाता है। मुंह के जरिए से निकलना, मुंह के जरिए से निकलना जो है गैर तबाई मादे का क्या कहलाता है, वो कै कहलाता है, यानी कि उल्टी कहलाता है। कै यानी उल्टी गुर्दा, मसाना, मैदा, सीना, चेस्ट, थोरेसिक की बीमारियों में बहुत फायदेमंद होता है। कै उल्टी करने को कहते हैं। मुंह यानी ओरल कैविटी यानी माउथ को, एक ही चीज है। मुंह कह लीजिए, ओरल कह लीजिए, माउथ कह लीजिए, के रास्ते गैर तबाई मादे का इखराज कै कहलाता है, यानी कि उल्टी कहलाता है। कै यानी उल्टी गुर्दा, मसाना, मैदा, स्टमक, सीना, चेस्ट, थोरेसिक की बीमारियों में बहुत फायदेमंद है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि कै के माने होता है उल्टी, ठीक है, ये लेकिन ये इसकी परिभाषा नहीं है, ये इसका सिनोनिम है। ठीक है, हमने किसी एक लफ्ज को दूसरी भाषा में बता दिया उसको समझने के लिए, उसकी परिभाषा नहीं है, उसकी तारीफ नहीं है, डिफिनेशन नहीं है, जस्ट इसका अर्थ है एकदम। ठीक है, यानी कि जस्ट सिनोनिम है। ठीक है, हमने उसी चीज को दूसरी भाषा में बोल दिया, मिलती जुलती भाषा में बोल दिया, या उसी भाषा में बोल दिया। ठीक है, इसको सिनोनिम बोलते हैं, इसको डिफिनेशन नहीं बोलते। अगर कोई आपसे पूछे कै क्या है, आपने कहा उल्टी, उसने कहा वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कै क्या है, उल्टी यानी कि उल्टी क्या चीज है, तो कै का दूस कै और उल्टी तो एक ही चीज है। कै और उल्टी तो एक ही चीज है। अगर कोई पूछे आपको कै क्या है, तो अगर वो पूछ रहा है मतलब अर्थ तो उल्टी, और अगर वो परिभाषा पूछना चाह रहा है तो क्या है वो, परिभाषा क्या है, मुंह के रास्ते गैर तबाई मादे का इखराज कै कहलाता है, ये इसकी डिफिनेशन है। ठीक है, डोरी आप ध्यान दीजिए इधर। और उल्टी कहलाता है। ठीक है, कै यानी उल्टी गुर्दा यानी कि किडनी, मसाना यानी कि यूरिनरी ब्लडर जिसमें पेशाब इकट्ठा होता है, मैदा यानी कि स्टमक, सीना यानी कि चेस्ट या थोरेसिक की बीमारियों में बहुत फायदेमंद होती है या होता है। ठीक है, को किस किस में फायदेमंद होता है उल्टी कराना, गुर्दे में, मसाने में, मैदे में, सीने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी तरीके से नंबर तीसरा, रेजिमेंटल थ्योरी में तीसरी चीज क्या, तारीख। तारीख यानी कि पसीना आना। ठीक है, या किसी मरीज को पसीना दिलाना। ठीक है, पसीने के जरिए यानी कि पसीने के द्वारा मादों का खारिज होना, यहां मादे का मतलब एबनॉर्मल मादे हैं। मादों का खारिज होना, तारीख से कई तरह के मादों का खारिज होना क्या है, तारीख है। अब तारीख से कई तरह के बुखारों में, इस्तिस्का यानी कि एसाइटिस में, फरबही यानी मोटापा में, समन मुफरत भी उसी को बोलते हैं। समन मुफरत, फरबही और मोटापा एक ही चीज है। ओजाए मफासिल जो है, ओजाए मफासिल और वजाउल मफासिल एक ही चीज है, जोड़ों के दर्द को बोलते हैं, वे बहुत ज्यादा फायदेमंद है। किस किस में पसीना लाना किस किस चीज में फायदेमंद है, नंबर एक, पसीने लाना जो तारीख यानी कि पसीने के जरिए मादों का खारिज होना। ठीक है, क्या कहलाता है, तारीख कहलाता है। तारीख से कई तरह के बुखारों में, कई तरह के जो बुखार होते हैं उसमें फायदा हो जाता है। इस्तिस्का, इस्तिस्का किसको कहते हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी में कहीं जो है फ्लूइड इकट्ठा हो जाए। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में कहीं फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, पानी इकट्ठा हो जाए, वो पानी यानी कि पानी नाम का पानी है, पीने वाला पानी नहीं है। बॉडी का एक एबनॉर्मल मादा है, एक एबनॉर्मल पानी है, वो जेरे नाफ यानी कि नाफ के नीचे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, उसको एसाइटिस बोलते हैं। एसाइटिस जो है वो फेफड़ों में भी होता है, यानी कि जो फेफड़ों की जो कवरिंग है, जो फेफड़ों की झिल्ली है, जिसको पिल्यूरा बोलते हैं। फेफड़े जो हैं एक झिल्ली में बंद रहते हैं, जिसको पिल्यूरा बोलते हैं। पिल्यूरा और फेफड़े के बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है, यानी कि वहां भी एसाइटिस होता है, उसको बोलते हैं प्लियूरिसी। और जो जो नीचे पेडू में इकट्ठा होता है नाफ के नीचे और जेनाटाइले के ऊपर, इसको बोलते हैं एसाइटिस। एसाइटिस को बोलते हैं यूनानी में इस्तिस्का। ठीक है, तो पानी का कहीं इकट्ठा हो जाना उसमें भी फायदेमंद होता है। अगर पसीना दिलाएंगे तो वो पानी जो है वो भी रुजू करता है, यानी कि बाहर की तरफ खिंच जाता है, कुछ ना कुछ आराम आराम से उसमें फर्क पड़ने लग जाता है। ठीक है, या चाहे चाहे वो पानी जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में है यानी कि इस्तिस्का है यानी कि एसाइटिस है, चाहे वो पिल्यूरा में जो अंदर जो कैविटी है पिल्यूरा में वहां है, जहां भी है, तारीख यानी कि पसीना लाना दोनों में फायदेमंद होता है। अब फरबही, फरबही कहते हैं मोटापा। एक तो आदमी जो है लंबा 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 ताजा है, उसकी अच्छी खासी हाइट है, चौड़ा है, ठीक है, उसको फरबही नहीं बोलते।
वो तो उसकी तंदुरुस्ती है। एक आदमी क्या होता है, वो थुलथुला लग रहा है देखने में, उसका जो मांस है वो हिलता है, ठीक है, देखने में उसके चेहरे पे जो है मतलब एक तरीके से ये मान लीजिए जैसे मांस चढ़ा हुआ हो, तो वो भी एक तरीके से बीमार ही है। ये बेहतरीन तंदुरुस्ती की निशानी नहीं है। ठीक है, बेहतरीन तंदुरुस्ती की निशानी ये है कि इंसान के अंदर चुस्ती फुर्ती, ठीक है, उसके खद्दो खाल मजबूत हो, ठीक है, उसका जो रंग है वो सुर्खी माइल हो, यानी कि खून उसके चेहरे से, उसकी बॉडी से दिखता हो। ठीक है, ये तंदुरुस्ती की अलामत है। और ये एक आदमी जो है वो बहुत मोटा है, उसका पेट बहुत ओवर है, ठीक है, और उसके जो गाल हैं वो गाल भी नीचे लटक रहे हैं, तो ये तंदुरुस्ती की अलामत नहीं है, ये कमजोरी की अलामत है। ये इस ताकतवर नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, फरबही, थुलथुलापन, मोटापा, सामान्य मुफरत। ठीक है, तो इसमें भी फायदा होता है तारीख से, यानी कि पसीना आने से। और ओजा मफासिल, ओजा मफासिल कहते हैं जोड़ों के दर्द को, इसको वजाउल मफासिल भी बोलते हैं, में फायदेमंद होता है। ठीक है भाई। अब एक चीज होती है रेजिमेंटल थेरेपी में, चौथा नंबर है इदरार। इदरार यानी कि इदरार के मायने वैसे तो होते हैं किसी चीज को पैदा करना, ठीक है, जारी करना किसी चीज को, जैसे कि कोई नाली है, नाली में पानी जारी करना, उसके मायने होते हैं, अगर हम शाब्दिक अर्थ पे जाएं, इदरार। लेकिन यहाँ यहाँ इदरार के माना है पेशाब जारी करना। ठीक है, इदरार, इदरार यानी कि पेशाब जारी करना, पेशाब के जरिए मवाद का खारिज होना, यानी कि गैर तबीयी मादों का खारिज होना, इदरार बौल कहता है। बौल यानी कि पेशाब हम पढ़ चुके हैं, बौल कारूरा हमने पढ़ा है अभी, बोल कारूरा मेरे ख्याल से कल ही पढ़ा था। ठीक है, तो कल या परसों, इन 2 दिनों में ही हमने बोल कारूरा पढ़ा है। ठीक है, तो इदरार बौल यानी कि पेशाब का जारी होना कहलाता है, क्या कहता है, पेशाब के जरिए मवाद का खारिज होना, इदरार बौल कहलाता है। इससे किस किस चीज में फायदा होता है, गुर्दों में फायदा होता है। ठीक है, गुर्दों में क्यों फायदा होता है, क्योंकि गुर्दे जो है वो कंटिन्यू अपना काम करते रहते हैं, पीछे से खून आ रहा है, उसमें से जो है पानी छन रहा है, पेशाब छन रहा है, वो आगे चल रहा है, तो कंटिन्यूटी बनी हुई है। ठीक है, मसाना यानी कि यूरिनरी ब्लडर, यानी कि जहां पे पेशाब जमा होता है, दोनों दोनों गुर्दों के लिए मसाना एक ही है, गुर्दे दो हैं, मसाना एक ही है, दोनों तरफ से दो नलियां जाती है, कि यूरेटर इधर से जाता है, कि यूरेटर इधर से जाता है, और दोनों जो है पेशाब एक ही जगह इकट्ठा होता है, तो जिसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लडर बोलते हैं। एक होती है मजरी बोल, यानी कि यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है, यूरिथ्रा है, मैं थोड़ा सा आपको एनाटॉमी बता रहा हूँ, यूरिथ्रा यानी कि जो यूरिनरी ब्लडर है उससे आगे, उससे जब हम पेशाब को बाहर खारिज करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, मजरी बोल। अमराज जिगर यानी कि लीवर की डिजीज, यानी कि लीवर से मुतालिक संबंधित जितनी बीमारियां हैं उसमें फायदा होता है, किससे, इदरार बोल से। वजाउल मफासिल या ओजाउल मुफसिल यानी कि जोड़ों के दर्द में। फालिज, पैरालिसिस में फायदा होता है। ठीक है, इदरार बोल यानी कि पेशाब जारी करना, कहाँ कहाँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गुर्दों की बीमारियों में, मसाने की बीमारियों में, यूरेथ्रा की बीमारियों में यानी कि पेशाब, लीवर की बीमारियों में, जोड़ों के दर्द में, फालिज में, इन सब में फायदेमंद होता है पेशाब जारी करना। अब एक चीज होती है मुदीर हैज। ठीक है, जिस तरीके से इदरार है, इसी तरीके से इदरार से बना है मुदिर, यानी कि जारी करने वाला, मुदीर हैज यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो कि हैज यानी मेंसिस को जारी करते हैं। यूनानी कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको समझिए। ठीक है, हैज यानी कि मेंसिस लाने वाली दवाइयों से मेंसिस जारी होता है। वो दवाइयाँ जिनसे मेंसिस जारी हो सकता है, महीने जारी हो सकते हैं, मासिक धर्म जारी हो सकता है, उनको कहते हैं मुदिराते हैज। ठीक है, यानी कि हैज को लाने वाली, यानी कि मेंसिस को जारी करने वाली। ठीक है, जिससे फायदा कहाँ कहाँ होता है, मुदिराते हैज यानी कि मेंसिस जारी करने वाली दवाइयों से फायदा कहाँ होता है, नंबर एक, अमराज रहम यानी कि यूट्रस की बीमारियों में। अमराज दमविया यानी कि खून से संबंधित बीमारियों में। एक चीज होते हैं मुदिरात शीर, शीर कहते हैं दूध को। ठीक है, तो मुदिरात शीर। ठीक है, रम रम ईद में जो है, ईद में शीर बनाते हैं, वो शीर जो है वो दूध से बनाई जाती है, उसको शीर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो दूध से बनाई जाती है, ये मैंने याद करने के लिए आपको बता दिया थोड़ा। ठीक है, मुदिरात शीर यानी कि दूध पैदा करने वाली, दूध पैदा करना या करने वाली दवाइयां। ठीक है, या ये दूध पैदा करने का अमल। ठीक है, इससे क्या फायदा है, दूध पैदा करने वाली दवाइयां या दूध पैदा करने का अमल, इससे फायदा क्या है, किल्लत लबन, यानी कि अगर किसी माँ को दूध कम उतर रहा हो तो वो दूध सही उतरने लग जाता है मुदिरात शीर के बाद। ठीक है, और वरम पिस्तान, वरम पिस्तान यानी कि अगर ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन है,
ब्रेस्ट में अगर इन्फ्लामेशन है, सूजन है, वर्म है, यानी कि मैस्टाइटिस बोलते हैं जिसको, इसको भी हम पढ़ चुके हैं कल या परसों में, ये भी हमने पढ़ा था, उसमें भी फायदा पहुंचता है मुदिर्रात शीर से। क्योंकि ब्रेस्ट का जो फंक्शन है वो एक तरीके से मूवमेंट में आ जाता है, चलने लग जाता है, तो जो अगर इन्फ्लामेशन होता है तो वो भी अब जो है रिकवर हो जाता है। एक चीज होता है तनफीस, यानी कि थूकना, ये भी रेजिमेंटल थेरेपी में आता है। ठीक है, बलगम का थूक में निकालना, अगर बलगम है, फेफड़ों में बलगम है, तो उसको निकालना। ठीक है, ये रेजिमेंटल थेरेपी में आता है। एक चीज होती है फसद, फसद को समझ लो, फसद एक अलग चीज है। फसद क्या है, आपने पुराने जर्राहों को देखा होगा, कई जर्राह आज की तारीख में भी फसद करते हैं। फसद किसको कहते हैं, किसी निडिल को लेकर के, किसी नई निडिल को लेकर के, या किसी नश्तर, नश्तर आप किसी चाकू को समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि सर्जिकल ब्लेड को समझ लीजिए, नश्तर, नश्तर। ठीक है, आज के टाइम में सर्जिकल ब्लेड, और पहले के टाइम में जो जर्रा होते थे वो इस तरह की तेज धारदार एक छोटा सा चाकू बना लेते थे, छोटा सा, और वो इंसान के जिस्म में किसी भी रग पे यानी कि वेन पे उसे मारते थे हल्का सा, वहां से फिर ब्लड निकलने लग जाता, तड़ 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 करके ब्लड निकलने लग जाता था। फिर जब ब्लड निकलता था उन्हें लगता था कि बस अब बहुत निकल गया, इतने ही निकालना था, उसके बाद उठा करके वो क्या करते थे, अपना उसको दबा लेते थे वहां से। और दबाने के बाद क्या करते थे, उसके बाद जो है फिर पट्टी वट्टी कर देते थे अपने हिसाब से, एंटीसेप्टिक यानी कि हल्दी वगैरह बांध करके जैसे भी। ठीक है, तो इस तरीके से वो खून निकाल देते थे इंसान के जिस्म का, अलग अलग बीमारियों में। जर्राह, यूनानी जर्राह इंसान के जिस्म का खून निकाल देते थे, और वो कहते थे कि ये खराब खून है, यानी कि इससे बीमारियां पैदा हो रही हैं। ठीक है, ये खराब खून है, इससे बीमारियां पैदा हो रही हैं, इसको हम निकाल देते हैं। तो इसको बोलते थे फसद करना, और ये एक यूनानी ट्रीटमेंट है, और ये रेजिमेंटल थेरेपी में आता है। अब क्या है, फसद में, फसद को इंग्लिश में बोलते हैं वैन सेक्शन। वैन सेक्शन यानी कि जो वैन से, सेक्शन यानी वैन के मैंने वैन, और सेक्शन के मैंने काट रहा, यानी कि वैन को काटना, में वरीदों में चीरा या कट मारकर खून निकालने को कहते हैं। किसी वेन में चीरा या कट मारने को क्या बोलते हैं, वैन सेक्शन बोलते हैं, फसद बोलते हैं। यह दमवी अमराज यानी कि खून से संबंधित बीमारियों और औजा दर्दों में फायदेमंद है। समझ रहे हैं आप, ये जो फसद है, ये जो खून निकालने वाला मामला है, ये दर्दों में फायदेमंद है। और दमवी अमराज यानी कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें खून जो है वो जोश मारता है इंसान के जिस्म में, उसमें फायदेमंद है फसद। इसको हम आज ही के लेक्चर में जो है आगे डीपली पढ़ेंगे थोड़ा सा। एक चीज होती है हजामत, हजामत होता है सींगिया लगाना, सींग या क्यों कहा गया, पहले जमाने में क्या होता था, जो किसी जानवर के सींग होते थे ना, सींग को, मान लीजिए सींग को जमा कर लेते थे, और सींग को जो है, सींग, अगर सींग किसी जानवर का सींग काट ले तो देखने में क्या लगेगा, एक कप जैसा लगेगा, कप जैसा लगेगा, खोखरा होता है। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि सींग, जैसे मान लीजिए भैंस का सींग है, तो वो काट लिया, काटने के बाद जो है वो दूसरी तरफ से जिधर से वो बारीक होता था उसमें सुराख कर लेते थे, आर पार, और फिर उसको ऐसे पकड़ते थे, ऐसे, जिधर से बारीक होता था ऐसे मुंह पे लगा लिया। ठीक है, और जिधर से चौड़ा होता था, जहां पे का मतलब, जहां पे कपिंग करनी होती थी, ठीक है, जहां पे प्रेशर डाल के जो है मादे को खींचना होता था, वहां लगा के ऐसे खींचते थे। इसको हजामत बोलते थे, या हिजामा बोलते थे, या कपिंग बोलते थे। कपिंग, क्योंकि कटा हुआ सींग जो है वो कप जैसा लगता है, इसको इंग्लिश में कपिंग नाम दे दिया गया है। और वो जो सींग होता था, मान लीजिए किसी भी जानवर का सींग है, वो जो सींग होता था जिधर से वो बारीक होता था उधर से, और मोटे की तरफ एक बीच में कोई सुराख कर लेते थे, वो सुराख में मुंह लगा के खींचते थे पहले जमाने में हकीम लोग, अतिब्बा लोग। और वो जिधर से कटता था, चौड़ा होता था, वो किसी के चिपका देते थे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कपिंग या सींगिया लगाना। आज के टाइम में जो है इसमें सींग विंग लगाने बंद कर दिए हैं। बेहतरीन खूबसूरत जो है आ, कांच के बने हुए या अच्छी किस्म की प्लास्टिक के बने हुए, अच्छी प्लास्टिक यानी कि जिसमें ट्रांसपेरेंट आर पार दिखता है, ऐसी प्लास्टिक के बने हुए कप आते हैं। ठीक है, और आज के टाइम में मुंह से भी खींचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वैक्यूम मशीनें आ गई, वैक्यूम यानी कि जो खींचने का प्रेशर बनाए, इस तरह की मशीनें आ गई हैं आजकल, आज के टाइम में। ठीक है, वैक्यूम मशीन्स आ गई हैं आज के टाइम में। तो होता क्या है, वो जो वैक्यूम्स मशीनें हैं, वो
वो जो प्लास्टिक का कप है उसमें खींच करके वही मामला पैदा करती है जो कि पहले हकीम जो है वो मुंह से खींचते थे। अब मुंह से खींचने की जरूरत नहीं है। और कपिंग दो तरीके से होती है, वो चीज भी मैं यही बता दूं, वैसे मैं आगे बताने वाला था। एक कपिंग होती है जिसमें जो है कट मारते हैं पहले इंसान की जिस्म में छोटे 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 ब्लेड से, ठीक है, कट मार देते ब्लड हैं, फिर निकालने वाला भी। वहां पे जो है कपिंग लगा के खींचते थे, पहले मुंह से खींचते थे, अब जो है वो मशीन से खींचते हैं कट मार करके। ठीक है, इसको बोलते हैं हिजामा मा शुर्त। माँ के माने होता है साथ में, शुर्त के माने होता है कट मार के, यानी कि हिजामा करना यानी कप करना। एक होता है हिजामा बिला शुर्त, यानी कि वहां पे हाँ। कट नहीं मारते, बस डायरेक्ट जो है बॉडी के इंसान के जिस्म पे कहीं पे भी लगाया और खींचा। ठीक है, उसको बिला शुर्त बोलते हैं। तो दो तरह का हिजामा होता है, मैंने यहाँ लिखा भी है। तो ये दोनों तरीके के हैं। इसको सींघिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पहले सींग इस्तेमाल होता था, अब सींग इस्तेमाल नहीं होता, अब सींग की जगह जो है बने बनाए कप इस्तेमाल होते हैं जिनको जो है स्टरलाइज भी कर सकते हैं। अब हजामत यानी सींघिया लगवाना, कपिंग। हजामत माशुर्त, माशुर्त यानी कि हाँ। कट मार के, यानी कि खून खारिज करने वाला हजामत, यानी सिंघिया लगवाना, यानी कि सर जिसमें एक फायर माशुर्त हिजामा आएगा। होता है। माशुर्त का मतलब ये है, हजामा यानी कि हिजामा या हजामत से दमवी अमराज, यानी कि जो खून की बीमारियां हैं, खून से संबंधित बीमारियां हैं, जो खून के जोश में या कुछ भी खून में मतलब अंदर जो उबाल आ रहा है या खून में कुछ भी गैर तबाही मामले पैदा हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि खून ऐसी खिल्त है जो गैर तबाही नहीं होती। खून एबनॉर्मल नहीं होता। जैसे कि बलगम जो एक खिल्त है वो गैर तबाही हो सकती है, सफरा गैर तबाही हो सकता है, सौदा गैर तबाही हो सकता है, खून कभी गैर तबाही नहीं होता। यह भी एक सवाल है यूनानी का कि वो कौन सी खिल्त है जो कभी एबनॉर्मल नहीं होती, वो खून है। ठीक है, लेकिन खुद के अंदर अगर हिद्दत पैदा हो जाए यानी कि जोश मारने लग जाए, तो क्या है, उसको हजामत से जो है हजामत माशूर्त के जरिए से उसमें हजामा कपिंग कर सकते हैं या फिर फसद कर सकते हैं। तो जैसे जो कि फराना ने पूछा कि हजामा हजामत से क्या फायदा है, कि दमवी अमराज में फायदा है, औजा यानी कि दर्दों में फायदा है, जोड़ों के दर्दों में फायदा है। ठीक है, अब इरसाल अलग, ये रेजिमेंटल थेरेपी में ये भी एक बहुत ही मशहूर थेरेपी है। इरसाल अलग, इरसाल कहते हैं चिपकाने को। ठीक है, और अलग कहते नहीं, इरसाल अलग, अलग कहते हैं जोंक को और इरसाल कहते हैं चिपकाने को, यानी कि जोंक का चिपकाना। ठीक है, जोंक लगाना। ठीक है, जोंके लगवाना भी हजामत और फसद के कायम मकाम है। यानी कि जो फायदे कपिंग यानी कि हिजामा यानी कि हजामत कराने से हैं, वो ही सबके सब फायदे जो है फसद यानी कि वैनसेक्शन यानी कि खून निकलवाने से भी है। वो सारे के सारे फायदे जो कि हिजामा से यानी कि कपिंग से है, वैनसेक्शन यानी कि फसद से है, वो सारे के सारे फायदे इरसाल अलग यानी कि जोंक चिपकवाने से भी हैं। इसको इरसाल अलग बोलते हैं। इरसाल के मायने चिपकाना, जोंक के मायने जोंक। ठीक है, जोंक का चिपकाना। और जोंक क्या करती है, जहां जोंक लगाते हैं वहां पर वो क्या करती है, जो गैर तबाही मादा है उसको सख्त कर लेती है, खींच लेती है। ठीक है, जोंके लगवाना के भी सारे वही फायदे हैं, जोड़ों में जोड़ों के दर्दों में मुफीद है, और जो दमवी अमराज यानी कि खून से संबंधित बीमारियों में मुफीद है, वही सारे के सारे फायदे हैं। ठीक है भाई, ठीक है, कल को यहाँ से आगे से शुरू कर लेंगे।